नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 7 देखने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसी चीज़ें आप सभी को सिखाने वाले हैं जो जिसका यूज़ आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि रॉकेट को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है, फिर मिसाइल को कैसे छोड़ा जाता है। तो उसके पीछे का जो प्रिंसिपल होता है वह एक बेसिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम करता है। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। बचपन में भी आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे, पत्थर वाला, गेंद वाला। अक्सर क्या करते हैं, आप पत्थर को उठाते हैं ज़मीन से और फिर उसको हाथ में रखकर किसी एंगल पर आप क्या करते हैं, फेंकते हैं। और आप देखते हैं कि जब आप यूपीपी की तैयारी करते होंगे या किसी चीज़ में, तो गोला फेंका जाता है जिसको बोलते हैं, बॉल फेंका जाता है। तो देखते हैं बॉल फेंकने का भी एक कला होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बलशाली हैं, आपके पास ताकत ज़्यादा है तो आप बॉल को ज़्यादा दूर तक फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति अगर इसके टेक्निक्स को जानता है या फिजिक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज जानता है या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानता है, तो वो उसी गेंद को एक ताकतवर लड़का फेंक रहा है और उसी गेंद को एक कमज़ोर लड़का फेंक रहा है, लेकिन कमज़ोर वाला लड़का कम फोर्स पे भी अच्छे से उस गेंद को काफ़ी दूर पर फेंक सकता है और ताकत वाला लड़का उतना नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि इसके बीच में एंगल का खेल होता है। ठीक है। तो मैं आज वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम ऊंचाई तक कहाँ जाएगा, फिर हम ये भी बात करेंगे उसका रेंज क्या होगा। ठीक है ना, रेंज, मारक क्षमता, जिसको अक्सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मारक क्षमता बोल सकते हैं। ठीक है, या वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, ये सारी चीज़ें। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, आप बहुत ध्यान से देखिए। तो देखिए, हम हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, ठीक है ना। इसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति होता क्या है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात फेंका जाता है, तो उसके द्वारा बनाया गया पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। यह मैं फिजिक्स के टर्म में बताया हूँ। ठीक है। जब किसी पिंड को हाथ में उठाकर क्षैतिज का मतलब जमीन के समतल किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर मीन्स आकाश में फेंका जाता है, तो उसके द्वारा बनाया गया मार्ग, ठीक है ना, मार्ग परवलयाकार हो, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, प्रक्षेप्य गति क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है और इसको थ्रो किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये थ्रो किया गया किस पे? किसी एंगल पे, थीटा पे। तो ये क्या होगा कि धीरे 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 धीरे, ठीक है, वह एक ऊंचाई पे पहुँचेगा और ऊंचाई पर पहुँचने के बाद वो क्या होगा? वो डाउनफॉल होगा, यानी गिरेगा। तो जहाँ पे वो स्ट्राइक किया, गेंद यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर वो टॉप पे आई, फिर वो यहाँ पे आई, फिर वो यहाँ पे आया गेंद, फिर ये, और इस तरीके से वो क्या होगा? स्ट्राइक करेगा, वो गेंद जाकर गिरेगा। ठीक है ना। तो ये इसका सिचुएशन है ना। तो गेंद यहाँ से किसी एंगल पर क्या किया गया? प्रोजेक्ट किया गया, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा और फिर वो आके गिरेगा। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक तो होती है वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, दूसरी कि कितनी देर तक हवा में रहा,
और तीसरी जो है कि उसका रेंज कहाँ है, वो कहाँ आकर गिरा। ठीक है, तो इसके बीच में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपसे डिफिनीसन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको डिफिनीसन जानने की ज़रूरत है। लेकिन आप इंटरमीडिएट में हैं, हाई स्कूल में हैं, तो आपको डिफिनीसन भी जानने की ज़रूरत है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने प्रक्षेप्य गति तो समझ ही लिया कि जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु, ठीक है, क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो इस प्रकार का पथ जो होता है वो प्रवलयाकार होता है। ठीक है, और इस प्रकार की गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। अक्सर यहाँ से पूछ लेगा एक क्वेश्चन जो बनेगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो गति होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है ना, प्रक्षेप्य गति का जो पाथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो चलिए ये बात तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल नाम सुन के थोड़ा सा आपको घबराहट हो रहा होगा, ये क्या है। तो इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। आप कल्पना करिए कोई भी वस्तु को आप ज़मीन से उठाकर आसमान में फेंक दीजिए, क्या वो हमेशा के लिए आसमान में चला जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। आसमान में तभी जाएगा जब आप उसको, ठीक है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकें, एस्केप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, उस स्पीड से नहीं फेंकना। बस आप सिंपली एक थ्रो किए और उसको जब आप आकाश में थ्रो करेंगे तो जाहिर सी बात वो ज़मीन पर आएगा। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि जब किसी वस्तु को ग्राउंड से आकाश में फेंका जाता है तो फेंकने और पुनः वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के जो समय होता है उसी को बोलते हैं उड्डयन काल, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उसी को बोलते हैं उड्डयन काल, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब ये है कि अगर यह गेंद यहाँ से फेंका गया है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा और पहुँचते पहुँचते वो, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे आके अटक जाएगा, कभी नहीं अटकेगा। वो जब आप गेंद को फेंके हो तो मैक्सिमम हाइट को कवर करते फिर ज़मीन पर आके टकराएगा। तो यहाँ से फेंका और यहाँ पर आकर गिरा, तो इस जितने देर तक, दरअसल वो एक तरीके सीधा समझिए, जितने देर तक वो हवा में रहा उस समय को ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। उस समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका जो मान होता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 2u sin θ/g। अक्सर आपसे ये पूछ लेगा कि उड्डयन काल का मान क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसका मान होता है 2u sin θ/g। यहाँ पे u क्या है, वो आरंभिक वेग है, और थीटा क्या है, वो जब थ्रो किया जाता है उसके बीच का, यानी क्षैतिज से किस एंगल पर फेंका गया, g ग्रेविटेशनल फील्ड है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब हम बात करते हैं महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, ठीक ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, HEIGST, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई गेंद हवा में फेंकी जाएगी तो जाहिर सी बात है किसी एंगल पर फेंका जाएगा, तो वो एक समय ऐसा आएगा, एक समय
ऐसा आएगा कि वह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होगा। उसके बाद उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी और फर्दर क्या होगा, वो ज़मीन पे टकरा जाएगा। तो जब कोई पिंड क्षैतिज, इसका डेफिनेशन है, जब कोई पिंड क्षैतिज दिशा से कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो उसके द्वारा ज़मीन से अधिकतम ऊंचाई कवर करने की स्थिति को ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में आपसे कुछ और नहीं, आपसे ये पूछ सकता है कि भाई इसका फार्मूला बता दो, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। याद रखिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के कंडीशन में ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो अक्सर इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ 2 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ 2 नीचे है, थोड़ा सा ना, देखिए सब में सिमिलरिटी है, बस 2 यहाँ पे आ गया और इधर जो क्वांटिटी है ऊपर उसको स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात समझ में आ गया महत्तम ऊंचाई के बाद। अब आप बात करते हैं रेंज, परास। ठीक है, तो परास क्या होता है। देखिए महत्तम ऊंचाई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब इसका कंपोनेंट करेंगे, इनिशियल वैल्यू का जब कंपोनेंट करेंगे, तो ये इनिशियल वैल्यू का जब कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा हो जाएगा। तो अभी तो इसमें स्पीड है तो ये मैक्सिमम हाइट तक जैसे जाएगा तो u cos थीटा में तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन u sin जो थीटा है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होता है फिर वो, अब ये नहीं कि ये ऊपर जाएगा, अब u sin थीटा ही इस गेंद को ऊपर लेके जा रहा था। जब इनिशियल वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 2 कंपोनेंट इसका देखा, तो एक तो u sin थीटा मिला और एक u cos थीटा मिला, एक u sin थीटा मिला। लेकिन वो मैक्सिमम हाइट जाने के बाद u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, u cos थीटा इफेक्टिव हो जाएगा। इसी वजह से वो u cos थीटा वेग की वजह से वो क्या होगा, गेंद इधर आएगा। अगर u sin थीटा होता तो थोड़ा और ऊपर उठता, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर जाने पर u sin थीटा क्या होता है, 0 हो जाए। यही कारण होता है कि वह गेंद यहाँ के बाद से ऊंचाई पर न जाके वो क्या होता है, क्षैतिज दिशा में मोशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं रेंज की, परास, रेंज। ठीक है ना, रेंज परास बोलते हैं। परास का मतलब ये हुआ कि जब किसी पिंड या कण को क्षैतिज दिशा से कोण बनाते हुए फेंका जाएगा, ऊर्ध्वाधर तल में फेंका जाएगा, तो उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा उड्डयन काल में जितना दूरी तय करेगा, यानी फेंकने के बाद वह जहाँ पर जाकर गिरेगा, उड्डयन काल के दौरान वो जहाँ पर जाकर स्ट्राइक करेगा। देखिए यहाँ से फेंका गया और इतने देर तक हवा में रहा, फिर जाके यहाँ गिरा, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच को ही क्या बोलते हैं, रेंज। इनिशियल और फाइनल के बीच के पोजीशन को क्या बोलते हैं, रेंज। तो अक्सर आपसे रेंज के बारे में आपसे क्या पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये होता है ना। तो इस तरीके से आप इसके मैक्सिमम परास को देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि रेंज, अभी बात कर रहा था ना कि कोई एक मजबूत लड़का है और एक कोई दुबला लड़का है, कौन ज़्यादा दूर तक फेंकेगा, तो यहाँ पे मजबूत और दुबले की बात नहीं है, यहाँ पे बात एंगल की है। देखिए यहाँ पे साइन है, साइन 2 थीटा है। अगर यहाँ पे साइन की ऐसी वैल्यू लीजिए जिसका मैक्सिमम मान यहाँ पे प्राप्त हो, तो साइन की ऐसी वैल्यू जब आप कंसीडर करेंगे तो साइन 45 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लेंगे तो साइन 45 पर ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको बहुत लंबा रेंज तय करना है किसी मिसाइल को या किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप थ्रो करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा 36 से 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा, क्योंकि जब 45
डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ फार्मूला मिलेगा u²/g, ठीक है ना, u²/g, क्योंकि साइन 90 का मान होता है क्या, साइन 90 का मान क्या है 1। क्यों, साइन 45 जब इसमें पुट करेंगे और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, इसीलिए अक्सर क्या हो जाता है, अच्छा थ्रो करने के लिए, या आप देखते हैं कि जितने भी तोप होते हैं तो तोप का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, आप देखे होंगे तोप ऐसे कुछ होता है, उसका उभरा हुआ हिस्सा ऐसे होता है, ठीक है ना, ये तोप। तो आप देख रहे हैं क्यों ऐसे होता है, क्यों नहीं वो ऐसे बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि ऐसे कभी नहीं बनाया जाए, क्योंकि इसका रेंज कम हो जाएगा। थोड़ा ऊपर रहेगा तो कितना ऊपर रहेगा, 36 से वो 45 डिग्री के ही रेंज पे बनाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे, अपने लक्ष्य को साध सके। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।